हेलो बच्चों। आज हम लोग क्लास 11th अकाउंटेंसी के एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर से शुरू करेंगे, दैट इज बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। हम इस चैप्टर को यहीं समझेंगे और फिर इस चैप्टर को फिनिश करेंगे आज के इसी क्लास में। तो सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में जो हम वर्ड यूज कर रहे हैं रिकंसाइल, उस रिकंसाइल वर्ड का मतलब क्या होता है। तो reconcile word means match। तो हमारा बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का क्या मतलब होगा। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट हम लोग इसको यूज करेंगे BRS। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का मीनिंग होता है टू मैच द बैलेंस एज पर पासबुक एंड कैश। अब ये मैच क्यों करना है, क्या जरूरत है। भाई पासबुक तो बैंक मेंटेन कर रही है और कैश बुक हम मेंटेन कर रहे हैं, तो दोनों तो सेम होना चाहिए, क्योंकि जो पैसा हम बैंक में डाल रहे हैं वही बैंक के पासबुक में शो होगा। फिर इसको मैच करने की जरूरत क्यों। तो उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं या ऐसे कौन से रीजंस हैं जिसकी वजह से बैलेंस एज पर पासबुक और बैलेंस एज पर कैश बुक में डिफरेंस आ सकता है। तो हम लोग सबसे पहले ये समझेंगे। तो हम क्या समझेंगे, द रीजंस ऑफ डिफरेंस। इसको बिल्कुल अकाउंट समझ के नहीं समझना है, एकदम जनरल कॉमन लॉजिक यूज करना है यहाँ पे, और फिर उसको इस चीज को समझना है। तो फर्स्ट होता है चेक इशूड बट नॉट yet presented for payment। अब इसका मतलब क्या हुआ, चेक इशू, इशू किया गया है यानी हमने, अब यहाँ पे हम का मतलब क्या होगा, बिजनेस। ठीक है, बिजनेस ने चेक इशू किया यानी चेक के थ्रू किसी को पे किया। तो सपोज कीजिए हमारे बिजनेस का नाम है XYZ एंड कंपनी, ये हमारे बिजनेस का नाम। अब हमने एक 15,000 का चेक, ये 15,000 रुपीज का चेक किसको दे दिया, अजय। और ये अजय हमारा कौन था, डेटर। हमने इसको दे दिया। अब बिल्कुल चले जाओ कैश बुक वाले टॉपिक पे। कैश बुक में हमने क्या किया, जैसे ही अजय को 15,000 दिया, हमने बाय अजय करके बैंक कॉलम में डाल दिया। यानी हमारे बैंक का बैलेंस क्या हुआ, कम हो गया, क्योंकि हमने तो 15,000 पे कर दिया हमारी तरफ से। बट अब हुआ क्या, ये अजय ने तो अभी अपने बैंक में चेक डिपॉजिट ही नहीं किया, अजय ने अभी पैसे ही नहीं निकाले, वो अपने ड्रॉर में चेक रखते भूल गया है। भूल गया है मतलब हमारे बैंक में से एक्चुअली तो पैसा नहीं गया, जो मेरा बैंक अकाउंट है वो तो सेम है, उसमें से तो अभी तक पैसा निकला ही नहीं। यानी जो मेरा पासबुक है वो तो क्या रहा, अनअफेक्टेड। तो मेरा बैंक कॉलम 15,000 से कम हो गया, यानी मेरे कैश बुक में 15,000 कम हो गए, लेकिन पासबुक का बैलेंस अनचेंज्ड है, इसमें कोई भी चेंज नहीं हुआ। तो जब हम मंथ एंड में चेक करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, बैंक हमारे अकॉर्डिंग बैंक बैलेंस कम है बट पासबुक के अकॉर्डिंग बैंक बैलेंस ज्यादा है। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, इसको रिकंसाइल करना पड़ेगा। क्लियर है। अब एक और एग्जांपल समझते हैं, सेकंड एग्जांपल।
check sent for collection or check deposited in bank but not yet credited. अब इसका मतलब क्या होगा? चेक सेंट फॉर कलेक्शन, हम चेक भेज रहे हैं कलेक्शन के लिए, यानी हमने पैसा कलेक्ट करना है, पैसा हमारे पास आएगा। या चेक डिपॉजिटेड इन बैंक, यानी हमने कहीं से चेक रिसीव किया होगा तो हम अपने बैंक में उस चेक को डिपॉजिट कर रहे हैं। ठीक है, हमारे बिजनेस का क्या नाम था? XYZ एंड कंपनी। अब हमने क्या किया, याद है हम लोग कैश बुक में क्या करते थे? चेक रिसीव्ड एंड सेंट टू बैंक। See, this is of rupees 35,000। हमने 35,000 का चेक रिसीव किया और बैंक में इसको भेज दिया। हम इमीडिएटली अपने कैश बुक के डेबिट साइड में इसकी एंट्री कर देते थे, यानी हम अपने बैंक बैलेंस को इंक्रीज कर देते थे। लेकिन हमें क्या पता है कि किसी भी चेक को क्लियर होने में टाइम लगता है। बैंक उसको क्लियर करेगी तभी हमारे अकाउंट में क्रेडिट करेगी। तो जब तक वो क्लियर नहीं होगा, यानी जब तक जिसने हमें चेक दिया है उसके अकाउंट से हमारे अकाउंट में पैसा ट्रांसफर नहीं होगा, तब तक पासबुक में किसी भी तरह का कोई इंक्रीज शो नहीं होगा, यानी हमारे पासबुक का बैलेंस क्या रहेगा? अनचेंज्ड। यानी फिर से ये डिफरेंस है, ये पैसा हमारे कैश बुक में तो है बट हमारे पासबुक में नहीं है। तो बिकॉज ऑफ दिस हमें फिर से दोनों को रिकंसाइल करने की जरूरत पड़ेगी। क्लियर है? बिल्कुल इसी तरह से एक चीज क्या होती है आपको पता है? बैंक इंटरेस्ट। अब बैंक क्या है? टाइम टू टाइम इंटरेस्ट प्रोवाइड करती है। ठीक है, बैंक अपने कस्टमर को इंटरेस्ट देती है। तो बैंक जब भी वो इंटरेस्ट देती है वो हमारे पासबुक में एंटर हो जाता है, पासबुक के बैलेंस में प्लस हो जाता है। बट उसके रेस्पेक्ट में हम कैश बुक में तो तब तक कोई एंट्री नहीं करते जब तक हमारे पास बैंक से कोई नोटिफिकेशन नहीं आती, यानी हमारा कैश बुक क्या रहता है? अनचेंज्ड। तो ये भी एक रीजन है जिसकी वजह से दोनों में क्या होगा? डिफरेंस रहेगा। So now we will go through the reasons due to which we need to maintain बैंक reconciliation statement, या वो रीजन जिसकी वजह से हमारे कैश बुक के बैंक बैलेंस में और हमारे पासबुक के बैंक बैलेंस में डिफरेंस होता है। तो फर्स्ट इज चेक्स इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। ये हमने समझ लिया था एग्जांपल के थ्रू कि बिजनेस ने चेक इशू किया तो अपने कैश बुक में से माइनस कर दिया, बट जब तक रिसीवर ने बैंक से पैसे नहीं निकाले तब तक बैंक बैलेंस अनचेंज रहा। बिल्कुल इसी तरह से चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट येट क्रेडिटेड और कलेक्टेड बाय बैंक, यानी हमने जैसे ही बैंक में चेक डिपॉजिट किया हमने क्या किया? अपने कैश बुक को में के बैंक कॉलम को डेबिट कर दिया, बट बैंक तब तक हमारे पासबुक में एंट्री नहीं करेगा जब तक वो पैसा हमारे कस्टमर के अकाउंट से हमारे अकाउंट में ट्रांसफर नहीं होगा। पेमेंट्स मेड बाय बैंक, अब कुछ ऐसे पेमेंट्स हैं जिसके लिए हम बैंक को ऑथराइज करके रखते हैं कि भाई वो पेमेंट डायरेक्टली बैंक से हो जाए। जैसे कई बार हम लोन लेते हैं तो उसकी EMI डायरेक्टली बैंक से चली जाती है, या हमारा इंश्योरेंस है उसका प्रीमियम डायरेक्टली बैंक से चला जाता है, तो उसकी एंट्री हमारे कैश बुक में तब तक नहीं होती जब तक वो बैंक के पासबुक में रिफ्लेक्ट नहीं करती है। तो उस अकॉर्डिंग क्या होता है? बैंक के पासबुक का बैलेंस कम हो गया होता है बट कैश बुक का बैलेंस अनचेंज होता है। बिल्कुल इसी तरह से डिपॉजिट्स मेड डायरेक्टली इनटू बैंक, अब हमारे किसी कस्टमर ने सीधा हमारे अकाउंट में पैसा डिपॉजिट कर दिया तो क्या होगा? हमारे बैंक अकाउंट का बैलेंस तो बढ़ जाएगा, बट हमारे पास जब तक कोई नोटिफिकेशन नहीं आएगी हमारे कैश बुक का बैलेंस अनचेंज रहेगा।
बिल्कुल इसी तरह बैंक इंटरेस्ट एंड बैंक चार्जेस, बैंक इंटरेस्ट से हमारा बैंक बैलेंस बढ़ेगा, बैंक चार्जेस से हमारा बैंक बैलेंस घटेगा, बट इसका कैश बुक में तब तक कोई फर्क नहीं होगा जब तक हमारे पास कोई नोटिफिकेशन नहीं है। कलेक्शंस मेड बाय बैंक, अगर हमारे बिहाफ पे, अब जैसे बहुत सिंपल सी चीज है, अभी नेक्स्ट क्लास में आप लोग पढ़ेंगे शेयर कैपिटल चैप्टर में, कि जब कोई भी कंपनी शेयर इशू करती है तो वो पैसा सीधा हम जब उसको अप्लाई करते हैं तो पैसा हम सीधा बैंक में डिपॉजिट करते हैं। कंपनी अपने एक बैंक अकाउंट देती है जिसके थ्रू वो डील करती है, तो वो कलेक्शन क्या होगा, सीधा मेड बाय बैंक होगा। कंपनी के कैश बुक में उसकी एंट्री तब तक नहीं होगी जब तक बैंक की तरफ से उसको नोटिफाई नहीं किया जाएगा या पासबुक को चेक, उसके पासबुक को अपडेट नहीं किया जाएगा। चेक्स डिपॉजिटेड और बिल्स डिस्काउंटेड डिसऑनर, अब देखो इसको सेकंड वाले पॉइंट से समझो। हमने चेक डिपॉजिट किया या बैंक से कोई बिल डिस्काउंट कराया, बिल डिस्काउंट कराने का मतलब हमने कोई बीआर रिसीव किया था फॉर से 6 मंथ्स और 3 मंथ्स और व्हाटसोएवर, हमने मेच्योरिटी से पहले बैंक में बीआर डिपॉजिट किया और उसके बदले बैंक से कैश ले लिया। अब हुआ क्या, वो डिसऑनर हो गया। तो हमने जब कैश लिया या जब चेक डिपॉजिट किया तो हमने तो बैंक को, अपने बैंक बैलेंस को बढ़ा लिया, बैंक कॉलम को डेबिट कर दिया, बट वो तो डिसऑनर हो गया, नहीं बैंक में तो पैसा आया ही नहीं, तो बैंक का बैलेंस तो बढ़ा ही नहीं। ठीक है। नाउ द 9th and 10th points are errors committed by business in recording, errors committed by bank in recording। ये किसी भी तरह का एरर हो सकता है, जैसे हमने कोई चेक इशू किया बट उसकी एंट्री करना भूल गए, या हमने 5,000 का चेक इशू किया, एंट्री 50,000 की कर दी, या हमने चेक एक इशू किया उसकी एंट्री 2 बार कर दी। इस तरह से किसी भी तरह का एरर हो सकता है, रिकॉर्डिंग एरर। और बिल्कुल इसी तरह बैंक की तरफ से भी किसी भी तरह का रिकॉर्डिंग एरर हो सकता है। तो ये वो रीजन है जिसकी वजह से हमारे कैश बैलेंस इन बैंक बैलेंस इन कैश बुक एंड बैंक बैलेंस इन पासबुक में डिफरेंस आता है, और जिसकी वजह से हमें रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाना पड़ता है। अब तो आपके बुक में इसके बहुत सारे फॉर्मेट्स दिए होंगे, बट चीज को बिल्कुल बेसिक पॉइंट ऑफ व्यू से समझना है। किसी भी तरह के फॉर्मेट को याद करने की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी अगर हम कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे। तो अभी हम हर एक चीज के कॉन्सेप्ट को बहुत क्लियरली समझेंगे। नाउ सपोज ये हमारा बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक, और ये हमारा बैंक बैलेंस एज पर पासबुक। अब क्वेश्चन में हमें कुछ भी गिवन हो सकता है, हम ऐसा भी गिवन हो सकता है कि हमें यहाँ से यहाँ जाना है या यहाँ से यहाँ जाना है। तो इसमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ इन ट्रांजैक्शंस का क्या इफेक्ट पड़ेगा वो चेक करना है। अब जैसे चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, सपोज करो हम लोग बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक से पासबुक में जा रहे हैं, यानी जो एंट्रीज कैश बुक में नहीं हुई है वो कर लेंगे और जो हो गई है वो हटा देंगे अगर वो पासबुक में नहीं है तो चेक इशू किया तो हमने एंट्री करी, क्या करी होगी, माइनस किया होगा, लेकिन वो प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट नहीं हुआ है तो हम उसको रिवर्स कर देंगे यानी प्लस कर देंगे। बिल्कुल इसी तरह से चेक डिपॉजिट किया यानी अपने यहाँ से माइनस कर दिया, सॉरी चेक डिपॉजिट किया यानी अपने यहाँ प्लस कर दिया, बट अभी तक बैंक में वो पैसा नहीं आया है तो बैंक का बैलेंस तो बढ़ा नहीं, इसलिए अपने अपना बैलेंस भी कम कर देंगे। पेमेंट मेड बाय बैंक, बैंक ने कोई पेमेंट करी हमारे बिहाफ पे, मतलब हमारा बैलेंस कम हुआ तो माइनस, क्यों, क्योंकि हम कैश से पासबुक पे जा रहे हैं। डिपॉजिट मेड डायरेक्टली इनटू बैंक, अब डायरेक्टली बैंक में डिपॉजिट किया यानी हमारा बैंक बैलेंस इंक्रीज कर गया, बैंक इंटरेस्ट से भी हमारा बैंक बैलेंस इंक्रीज कर गया, बैंक चार्जेस से बैंक बैलेंस डिक्रीज कर गया, बैंक ने अगर कोई कलेक्शन करी तो बैंक बैलेंस इंक्रीज कर गया, चेक अगर डिसऑनर हो गया तो पैसा तो आया ही नहीं तो माइनस। अब एरर जो है दिस विल डिपेंड अपॉन द केस, इसको हम ऐसे अभी प्लस माइनस नहीं बोल सकते क्योंकि ये क्या एरर हुआ है वो स्टेटमेंट पढ़ने के बाद बता सकते हैं। ठीक है, अब बिल्कुल उल्टा देखते हैं।
अब हमें क्या करना है, पासबुक से कैश बुक पे जाना है। तो हम क्या करेंगे, जो एंट्रीज पासबुक में है बट कैश बुक में नहीं है उनको हटा देंगे, और जो कैश बुक में है बट पासबुक में नहीं है उनको रिकॉर्ड कर लेंगे। ओके, तो फिर ये अब हम इसको एंड से देखते हैं, आरो हमने ऐसे लगाया है तो एंड से देखते हैं। चेक डिपॉजिटेड और बिल डिस्काउंटेड डिसऑनर्ड। अब इसको हमने क्या किया था, कैश बुक में तो प्लस कर दिया था, लेकिन पासबुक में कोई एंट्री नहीं थी, हमें वापस जाना है तो हम क्या करेंगे, इसको पासबुक में भी प्लस कर देंगे। ठीक है, कलेक्शंस मेड बाय बैंक। अब इसकी कोई एंट्री कैश बुक में नहीं हुई होगी, कैश बुक में नहीं हुई होगी तो हम क्या करेंगे, इसको माइनस कर देंगे। फिर बैंक चार्जेस से हमारा बैलेंस कम हुआ है बट इसकी एंट्री कैश बुक में नहीं हुई होगी, कैश बुक में नहीं हुई होगी तो हम इसको यहाँ भी प्लस कर देंगे। बैंक इंटरेस्ट से हमारा बैलेंस इंक्रीज हुआ होगा बट कैश बुक में इसकी एंट्री नहीं होगी तो माइनस कर देंगे। ठीक है, डिपॉजिट मेड डायरेक्टली इनटू बैंक, इससे भी हमारा कैश बुक का बैलेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ा होगा तो इसको भी माइनस कर देंगे। पेमेंट्स मेड बाय बैंक, ये बैंक बैलेंस कम हुआ होगा बट कैश बुक का बैलेंस अनचेंज रहा होगा तो वापस से ऐड कर देंगे। चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट येट क्रेडिटेड, तो ये क्या हुआ होगा, पासबुक का बैलेंस तो अनचेंज रहा होगा बट कैश बुक का बैलेंस तो इंक्रीज हुआ होगा, तो हम क्या करते हैं कि पासबुक का भी बैलेंस इंक्रीज कर देते हैं। और चेक इशूड से क्या हुआ होगा, हमारे उसका कैश बुक का बैलेंस कम हुआ होगा बट पासबुक में कोई एंट्री नहीं हुई होगी तो हम इसका बैलेंस भी कम कर देते हैं। तो बिल्कुल इसी तरह से हमें बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाना है। ठीक है, इसके अलावा एक चीज और जो आपको पता होनी चाहिए कि बैंक में जब कोई भी चीज इंक्रीज होती है तो बैंक उसको क्या कहता है, क्रेडिट, और बैंक में जब कुछ डिक्रीज होता है तो बैंक उसको क्या कहता है, डेबिट। ये टर्म्स किसके हैं, बैंक के। हमारे यहाँ उल्टा है, हमारे यहाँ अगर कुछ इंक्रीज होता है तो हम उसको डेबिट बोलते हैं, यानी बिजनेस के बुक में व्हाट कम्स इन इज डेबिटेड एंड व्हाट गोज आउट इज क्रेडिटेड। ठीक है, तो अगर क्रेडिट मेड बाय बैंक गिवन है या क्रेडिट गिवन बाय बैंक गिवन है, मतलब बैंक हमारे को बैलेंस इंक्रीज कर रहा है हमारे अकाउंट का। अगर डेबिट मेड बाय बैंक गिवन है यानी हमारे अकाउंट का बैलेंस डिक्रीज हो रहा है। इन टर्म्स को बिल्कुल याद रखना है। ठीक है, अब इस बेसिस पे हम लोग 2-3 क्वेश्चंस करेंगे एंड देन हम लोग एनसीईआरटी सॉल्व कर पाएंगे खुद से। अब देखो ये हमारे एनसीईआरटी का ही फर्स्ट इलस्ट्रेशन है। यहाँ हमारे को क्या गिवन है, बैलेंस एज पर कैश बुक गिवन है। ठीक है, यानी हमें क्या करना है, स्टार्ट करना है बैलेंस एज पर कैश बुक से। बैलेंस एज पर कैश बुक यहाँ से शुरू करना है और हम कहाँ तक जाएंगे, बैलेंस एज पर पासबुक से। एक हमारा प्लस का कॉलम होगा, एक हमारा माइनस का कॉलम होगा। तो बैलेंस एज पर कैश बुक से शुरू कर रहे हैं इसलिए इसको हम कहाँ डालेंगे, प्लस के कॉलम में, क्योंकि पॉजिटिव बैलेंस है। नेगेटिव बैलेंस होता तो ओवरड्राफ्ट होता। ठीक है, तो बैलेंस एज पर कैश बुक प्लस के कॉलम में आ गया 50,000। अब उसके बाद हमें क्या गिवन है, चेक्स इशूड। चेक्स इशूड मीनिंग समझना, यानी हमने पेमेंट करी है, पेमेंट करी है तो क्या हुआ होगा, माइनस हुआ होगा, बट वो अभी तक बैंक से नहीं गई है, बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। ठीक है ना, तो चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, नेक्स्ट पॉइंट से मैं सिर्फ पॉइंट का नंबर डालूंगी। ठीक है, बट नॉट प्रेजेंटेड, हमने जब चेक इशू किया होगा तो माइनस कर दिया होगा, लेकिन हमारे पासबुक में से तो वो पैसा गया नहीं, नहीं गया यानी हमारा बैलेंस बढ़ा हुआ है, कुछ माइनस ही नहीं हुआ तो हम उसको ऐड बैक कर देंगे। ठीक है, नाउ दिस वाज फर्स्ट पॉइंट, दिस वाज सेकंड, नाउ द थर्ड। The bank had directly collected dividend and credited to bank account but was not entered in cash book। अब बैंक ने कलेक्ट किया यानी हमारा अकाउंट बैलेंस बढ़ा, बट कैश बुक में उसकी कोई एंट्री नहीं है तो हम कैश बुक भी बढ़ा देंगे, भाई हम पैसा कम क्यों रखे हैं अपने पास, ये भी बढ़ा देंगे। ठीक है, फिर फोर्थ,
बैंक चार्जेस ऑफ ₹400 वर नॉट एंटर्ड इन कैश बुक। अब बैंक ने तो भाई हमारे लिए इतनी सर्विसेज करी तो फट से हमारे अकाउंट से ₹400 काट लिए, लेकिन हमारे कैश बुक में उसकी कोई एंट्री नहीं है। तो चलो हम क्या करें, अब अपने पास से भी माइनस कर देते हैं। क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते इसमें। देन अ चेक फॉर ₹6,000 वॉज डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड बाई बैंक। भाई हमें तो कहीं से पैसा आया और हमने बड़ी खुशी खुशी बैंक में जमा कर दिया और क्या किया, फट से अपने कैश बुक में 6,000 बढ़ा लिए कि हमारे पास तो 6,000 रुपए आ गए। लेकिन बैंक में तो वो पैसा अभी तक आया ही नहीं है, बैंक ने तो वो हमारे कस्टमर के अकाउंट से कलेक्ट ही नहीं किया। तो अब हम भी बेचारे क्या करते हैं, इसको माइनस कर देते हैं। क्या करें, कुछ और तो कर नहीं सकते। अब क्या करेंगे, इन दोनों कॉलम का टोटल। तो ये हो गया 50,000, 56,000 प्लस 8 64,000, और ये क्या हो गया 6,400। अब जो बैलेंस आएगा दैट विल बी बैलेंस एज पर पास बुक, और वो कितना होगा 64,000 माइनस 6,400 which will be 13 minus 6 7 57 600। अब चेक करो दोनों टोटल सेम हो गए ना, ये भी 64,000 हो गया और ये भी 64,000 हो गया। ठीक है, यानी ये जो हमारा बैलेंस 50,000 एज पर कैश बुक में दिख रहा था वो पासबुक में कितना था एक्चुअली 64,000। होप दिस इज क्लियर टू यू। अब हम एनसीईआरटी का इलस्ट्रेशन नंबर 8 देखते हैं। देखो यहाँ क्या गिवन है, बैलेंस एज पर पासबुक। तो हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे, हम करेंगे स्टार्ट बैलेंस एज पर पासबुक। ठीक है, उस क्वेश्चन में इससे पहले वाले में हमें बैलेंस एज पर कैश बुक दिया था तो हमने कैश बुक से स्टार्ट किया। यहाँ पासबुक गिवन है तो हम पासबुक से स्टार्ट करेंगे और कैश बुक तक जाएंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे 10,000 प्लस कॉलम में डाल देते हैं, क्योंकि बैलेंस गिवन है, ओवरड्राफ्ट गिवन होता तो माइनस में डालते। ठीक है, बैंक कलेक्टेड अ चेक ऑफ 500 ऑन बिहाफ ऑफ श्री किशन बट रॉन्गली क्रेडिटेड इट टू श्री किशन अकाउंट। अब देखो क्या है, रिकॉर्डिंग एरर है। पैसा तो किसका है, श्री कृष्ण का, चला किसके अकाउंट में गया, श्री किशन के अकाउंट, और हम मना किसके लिए स्टेटमेंट बना रहे हैं, श्री किशन के, यानी श्री किशन बेचारे के पास तो कुछ आया ही नहीं, जबकि आना तो इसके पास चाहिए था। इसके कैश बुक में प्लस हुआ होगा। अब तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसके पासबुक में इस अमाउंट को प्लस कर देना पड़ेगा। ठीक है, बैंक रिकॉर्डेड अ कैश डिपॉजिट ऑफ 1,589 as 1,598। अब हमारे पास पैसा कितना आना चाहिए था, हमने अपने कैश बुक में कितना प्लस किया है 89, 1,589। बैंक ने गलती से क्या डाल दिया 1,598, यानी बैंक के हिसाब से हमारे पास 9 रुपए ज्यादा हो गए। तो भाई बैंक क्या करेगा, उस 9 रुपए को कम कर देगा। ठीक है, विड्रॉल कॉलम ऑफ पासबुक अंडरकास्ट, अंडरकास्ट मतलब कम है बाई 100, यानी कोई 100 रुपीज हमारे अकाउंट से निकले हैं जो पासबुक में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहे हैं। तो भाई हम क्या करेंगे, उस 100 रुपीज को भी पासबुक में दिखाएंगे, विड्रॉ हुआ है तो माइनस कर देंगे। The credit balance of ₹1,500 as on passbook was recorded in the debit balance। अब देखो ई वाले पॉइंट को बहुत ध्यान से समझना। ठीक है, ई वाला पॉइंट क्या कह रहा है, द क्रेडिट बैलेंस ऑफ ₹1,500, पासबुक का क्रेडिट बैलेंस मतलब क्या, हमारा पैसा। ठीक है, प्लस वाला पैसा, उसको उसने गलती से क्या किया, डेबिट बैलेंस में दिखा दिया, यानी प्लस 1,500 शो करना चाहिए था, बैंक ने क्या किया -1,500 शो कर दिया। तो पहले तो इस माइनस इफेक्ट को कैंसिल करने के लिए हमें प्लस 1,500 करना होगा, और फिर इस 1,500 को दिखाने के लिए हमें प्लस 1,500 करना होगा, क्योंकि हमारे तो ये 1,500 तो हमारे रुपए हैं, तो इसको माइनस क्यों कर दिया। ठीक है ना, तो हम यहाँ पे प्लस में क्या डाल देंगे 3,000। पहला वाला
1500 इस इफेक्ट को कैंसिल करेगा, दूसरा वाला 1500 हमारे बैलेंस को मैच करने के लिए। ठीक है, अब एफ पार्ट देखते हैं। द पेमेंट ऑफ अ चेक ऑफ 350 वॉज रिकॉर्डेड ट्वाइस इन द। अब देखिए बैंक ने क्या गड़बड़ कर दी। हमने तो किसी को 350 रुपए एक बार दिए, बैंक ने हमारे अकाउंट से वो पैसा 2 बार माइनस कर दिया। क्यों भैया, क्यों कर दिया माइनस? ये दूसरे वाले को तो वापस करो, हमें पैसा वापस करो, यानी प्लस में डालो 350। ठीक है, ये एक वाला तो ठीक है, ये माइनस होना था माइनस हुआ, ये दूसरा वाला क्यों कर दिया माइनस? इसको वापस दो हमें, तो हमने क्या किया, उसको प्लस में डाल दिया। नाउ द जी पार्ट। The passbook showed a credit balance for a check of ₹1000 deposited by श्री किशन। अब ये पैसा डिपॉजिट किया है श्री किशन ने और डाल दिया बैंक ने किसके अकाउंट में, श्री कृष्ण के। ये तो कृष्ण का पैसा है ही नहीं, तो कृष्ण का पैसा नहीं है तो उसके अकाउंट में से हटाओ। ठीक है, अब उसको चेक करो टोटल। ये हो गया 1109 और ये हो गया 10,000, 13,000, 13,500, 13,850। डिफरेंस जो निकालेंगे वो हमारा क्या आ जाएगा, बैलेंस एज पर कैश बुक। क्लियर है? कुछ नहीं है, बिल्कुल सिंपल है, किसी फॉर्मेट को याद करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ क्या ध्यान में रखना है कि इससे हमें हो क्या रहा है, प्लस हो रहा है या माइनस हो रहा है। सिर्फ इस चीज को ध्यान में रखना है, इन पॉइंट्स को ध्यान में रखना है कि इससे अगर हम कैश बुक से पासबुक पे जा रहे हैं तो एंट्रीज क्या करेंगे, पासबुक को ध्यान में रखते हुए करेंगे। जो चीज पासबुक में आई होगी उसको प्लस कर देंगे, या जो चीज पासबुक में ऐड हुआ होगा उसको प्लस कर देंगे, जो चीज पासबुक में सब्ट्रैक्ट हुआ होगा उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। और जब पासबुक से कैश बुक में जा रहे होंगे तो कैश बुक को ध्यान में रखेंगे कि जो चीज कैश बुक में ऐड हुई होगी वो ऐड कर देंगे, जो चीज कैश बुक में सब्ट्रैक्ट हुई होगी सब्ट्रैक्ट कर देंगे। और एक इसका बिल्कुल सिंपल भी फंडा समझोगे तो बिल्कुल सिंपल फंडा जिसको हम लोग लेमैन लैंग्वेज में बात करते हैं कि जब हम फ्रॉम कैश बुक टू पासबुक जा रहे हैं तो हर वो ट्रांजैक्शन जिससे हमें फायदा हुआ वो ऐड होगा, जिससे हमें लॉस हुआ वो सब्ट्रैक्ट होगा। ठीक है, और जब हम पासबुक से कैश बुक के टर्म्स में जा रहे हैं तो बिल्कुल ऑपोजिट, हर वो ट्रांजैक्शन जिससे हमें लॉस हुआ वो ऐड होगा और जिससे हमें प्रॉफिट हुआ वो सब्ट्रैक्ट होगा। as simple as that. Now hope the concept is very much clear to you. If you have any query, any problem, or you want me to solve any question for you, please reply in comment, send me the question, I'll give you the solution. मेरी मेल आईडी कॉपी कर लें, आप इस मेल आईडी पे कभी भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं विद एनी ऑफ योर प्रॉब्लम्स। इफ यू वांट मी to provide any tuition to you, you want to have a tuition or something like that, you can definitely contact me on this mail ID. It is kunsdom tutorials @gmail.com. I'll also type it for you क्योंकि कई बार राइटिंग में हमारे को नहीं क्लियर होता है, तो मैं आपके लिए इस चीज को टाइप भी कर दे रही हूँ कि इसको कैसे, कि क्या है आईडी। इट इज kunsdom tutorials @gmail.com। बिल्कुल इसी तरह से हम न्यू चैप्टर लेके आते रहेंगे, बिजनेस स्टडीज के भी, अकाउंट्स के भी। Don't forget to subscribe the channel and like the video, give your comment. It is really very important. Thank you and all the best.